वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 22। आज हम लोग फेडरल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो इंडियन फेडरल सिस्टम के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मीनिंग और इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया है वो लार्जेस्ट फंक्शनिंग डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। और इंडिया जो है ये क्या है, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब कि छोटे छोटे स्टेट्स का एक यूनियन है, ठीक है। और आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज फेडरल इन स्ट्रक्चर बट सम यूनिटरी फीचर्स, सर्टेन यूनिटरी फीचर्स। मतलब फेडरल इन स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, फेडरल मतलब क्या होता है कि जो पावर है आपका वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट यूनिटरी फीचर्स क्या होता है कि इसमें जो पूरा पावर होता है गवर्नमेंट का वो एक ही जगह पे, सेंटर पे ही, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट्स लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेजिस्लेटिव पावर जो है, लेजिस्लेटिव पावर मतलब क्या होता है, लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग पावर, तो वो किसके किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो अब हम लोग आते हैं फेडरल सिस्टम के क्या होता है। तो अ फेडरल सिस्टम इज अ सिस्टम that divides the power of government between the national or central government and the state and local government। तो जैसा कि पहले ही बोल दिया कि फेडरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो आपका पावर्स होता है, गवर्नमेंट का पावर्स होता है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हैं और दूसरा स्टेट या लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट Establish the federal system also known as federalism। तो जो यूनाइटेड स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल सिस्टम को इस्टेब्लिश किया है, जिसको हम लोग फेडरलिज्म भी कहते हैं। तो उसके बाद हम लोग आते हैं इसके और इंट्रोडक्शन में कुछ। द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे फ्रेमर्स थे, मतलब कि जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, उन्होंने फेडरल सिस्टम को एडॉप्ट किया था बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। द फेडरल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री हैज बीन ब्रॉडली सक्सेस, और उन्होंने एडॉप्ट किया था तो ये सक्सेस भी हमारे हुआ। इन इंडियन फेडरल सिस्टम केयरफुली बैलेंस बिटवीन द लोकल ऑटोनॉमी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। और हमारा जो भारतीय फेडरल सिस्टम है, इंडियन फेडरल सिस्टम, वो प्रॉपर बैलेंस है लोकल ऑटोनॉमी और सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिक ब्लेंडिंग ऑफ बोथ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारतीय संविधान है, उसमें कुछ कुछ फीचर्स जो है वो फेडरल के हैं एंड कुछ यूनिटरी के फीचर्स हैं। सम ऑफ द बेसिक एंड द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम आर फॉलोज। कुछ बेसिक्स और मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं ये वो इंडियन फेडरल सिस्टम के, वो ये हैं। पहला, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा, डिवीजन ऑफ पावर। पांचवा, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। छठा, डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी। और सातवां, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि ये सातों हैं क्या। सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल हैं। और फेडरल गवर्नमेंट का यही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इलेबोरेट किया रहता है कि किसका काम क्या है। तो इसमें क्या होता है कि लोग एकदम क्लियर होते हैं, भैया इसका काम ये है और सेंट्रल अथॉरिटी का काम ये है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एक सुपरविजन प्रोवाइड करता है फेडरल सिस्टम को। दूसरा क्या है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुपरमेसी मतलब क्या होता है, सुप्रीम, मतलब कि जो भी पावर है वो सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो सुप्रीम एंड द हैंडमेड ऑफ आइदर द सेंटर और द स्टेट। इफ एनी रीजन, any organ of the state does the violate any provision of constitution, the courts of law
आर देयर इंश्योर दैट डिग्निटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड एट एनी कॉस्ट। मतलब कि जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो सुप्रीम है, सबसे बड़ा है, मतलब कि सबसे पावरफुल है भारतीय संविधान। तो अगर किसी भी ऑर्गन ने अगर उस चीज को, उसके किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वायलेट करता है, खंडित करता है, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा अपहेल्ड माना जाएगा और उसको मतलब कि कोई भी तरह का सजा दिया जा सकता है या फाइन लिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, लेस फ्लेक्सिबल है। तो इसके जो भी प्रोविजन है वो यूनियन और स्टेट से रिलेटेड, तो उसको अमेंड किया जा सकता है कब? जब स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन पार्लियामेंट ज्वाइंट एक्शन ले, और सच प्रोविजन कैन बी अमेंडेड। और अगर ये सब जो प्रोविजन अमेंड करना चाहते हैं वो अमेंडमेंट होगा passed by the 2/3 majority of the member present and voting in the parliament। जब 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट होंगे पार्लियामेंट में और वोट करेंगे तभी ये अमेंड किया जा सकता है और ये लेस फ्लेक्सिबल होता। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद आता है डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, इन अ फेडरलिज्म देयर शुड बी अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर सो दैट द यूनिट्स and the center are required to enact and legislate within their sphere of activity। मतलब क्या बोल रहा है कि जो फेडरल सिस्टम होता है, फेडरलिज्म होता है, इसमें क्लियर बता दिया जाता है कि किसके पास कितना पावर है, सेंटर के पास कितना पावर है, स्टेट के पास कितना पावर है। तो उन लोग का जो लेजिस्लेटिव पावर है वो अपने दायरे में रहकर ही उनको करना पड़ेगा, अपने दायरे से ज्यादा अपने को वो नहीं कर सकते हैं, उस लिमिट को वो पार नहीं कर सकते हैं। जो पांचवा पॉइंट अब आते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। तो जो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो जुडिशियरी है, जुडिशियल सिस्टम है, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम है, और हमारे जो जज हैं उसको एग्जीक्यूटिव रिमूव नहीं कर सकते हैं, और उनके जो सैलरीज है उनको भी पार्लियामेंट के द्वारा काट नहीं सकता। मतलब कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं। आइए उसके बाद छठा पॉइंट में आते हैं डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी का मतलब क्या होता है कि फेडरल सिस्टम में हम लोग जानते हैं कि दो तरह के गवर्नमेंट होते हैं, एक तो सेंट्रल या नेशनल गवर्नमेंट और दूसरा फेडरल या लोकल या स्टेट गवर्नमेंट। तो यूनिटरी फीचर्स में क्या होता है कि सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होता है जो कि नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जाता है। तो सो इंडिया इज अ फेडरल सिस्टम, और इंडिया फेडरल सिस्टम है, हैज अ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पे दो गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इसीलिए डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी है। सेवेंथ पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसका है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बाइकैमरल का मतलब होता है द्विसदनीय। तो बाइकैमरल देखिए, जैसे कि इंडिया में दो हाउस है, अपर हाउस, लोअर हाउस, वहीं देखिए जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा। तो ये क्या है, ये द्विसदनीय प्रणाली है, द्विसदनीय। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा प्रोवाइड किया है बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जिसमें सेंटर कंसिस्टिंग लोकसभा एंड राज्यसभा, जो कि लोकसभा और राज्यसभा को कंसिस्ट करता है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस को कंसिस्ट करता है। तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर मतलब क्या होगा कि द्विसदनीय, जो कि हमारा काम करता है। तो नेक्स्ट हम लोग डीमेरिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम की बात करें तो लास्ट आज का हमारा टॉपिक कि ड्रॉबैक्स या डीमेरिट्स क्या है इंडियन फेडरल सिस्टम के। तो सबसे पहला इसका डीमेरिट्स है कि फेडरल गवर्नमेंट इज मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू यूनिटरी गवर्नमेंट। क्या है कि मोर एक्सपेंसिव है। कैसे मोर एक्सपेंसिव है? तो यूनिटरी गवर्नमेंट जो है वो सिंगल हैंडेड होता है, और फेडरल सिस्टम जो होता है वो मान के चलिए द्विसदनीय है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट अगर कोई फैसला लेता है तो चलिए डायरेक्ट वो वहां से आ जाता है कि एक सिंगल गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ फैसला लिया तो उसका तुरंत एक्शन हो जाएगा। लेकिन ये क्या है कि पहले ये कुछ फैसला लिया तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो एग्री करेगा। तो ये क्या है,
एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाता है। दूसरा क्या है, फेडरलिज्म डज नॉट ब्रिंग पीपल क्लोजर टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के क्लोज पीपल नहीं आ पाती है फेडरल सिस्टम से। ठीक है, आप अगर क्या है कि प्रोसेस डिवाइड कर दिया गया है कि जो आपका प्रॉब्लम होगा आप अपने स्टेट लोकल गवर्नमेंट से बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो ये क्या है कि गवर्नमेंट के आप क्लोज उतना नहीं आ पाते हैं। तीसरा क्या पॉइंट है, सिटीजन सफर्स बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटीज अक्रॉस स्टेट। इनइक्वालिटीज अक्रॉस स्टेट आज ही कोविड के टाइम पे देख लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है तो जहां जहां पे बीजेपी का गवर्नमेंट है तो वो उसको इनइक्वालिटी प्रोवाइड करेगी। मान लीजिए जहां पे कांग्रेस का गवर्नमेंट है तो वो क्या करेगी कि अपने जो भी जहां पे उनका ये है क्या बोलते हैं गवर्नमेंट है तो वहां पे वो ज्यादा डेवलपमेंट या ज्यादा पैसा मॉनेटरी प्रोवाइड करेगी, इकोनॉमिक कंडीशन बूस्टअप करेगी, और जहां पे उनके गवर्नमेंट नहीं है तो उनका बात थोड़ा कम सुनेगी। तो ये क्या हुआ, यही अगर एक ही रहता है, यूनिटरी फीचर्स रहता है, एक ही गवर्नमेंट रहती है और कोई नहीं रहता तो वो सब पे ध्यान देता, थोड़ा थोड़ा अपना जो भी ध्यान देना है सब पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, लोग में क्या होता है कि अपना गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देना, तो ये एक इसका ड्रॉबैक्स है। चौथा क्या है, ओवरलैप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एमंग लोकल स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट। ओवरलैप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है लोकल स्टेट एंड नेशनल। ओवरलैपिंग ऑफ रिसोर्स हो सकता है, मान के चलिए एक ही काम को 2 बार करवा दिया गया, 3 बार करवा, तो ओवर टाइम टेकिंग हो सकता है कि पहले स्टेट गवर्नमेंट ये सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ लाया, उसके बाद वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा, स्टेट गवर्नमेंट उसमें अपना राय देगा। तो ये क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसके ड्रॉबैक्स थे 6 ड्रॉबैक्स मैंने लिखे। फेडरल गवर्नमेंट इज मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरलिज्म डज नॉट ब्रिंग पीपल क्लोजर टू द गवर्नमेंट। सिटीजन सफर बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटीज अक्रॉस स्टेट। फोर्थ, ओवरलैप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एमंग लोकल स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट, ओवरलैपिंग रिसोर्सेस एंड टाइम टेकिंग। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर नोट्स चाहिए तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।